हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, DRDO सेप्टेम्बर 9 का जो पेपर हुआ 2016 में, उसके मैंने 50 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करा दिए थे परसों। ये पार्ट 2 उसके 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक टेक्निकल पूरा कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। कल का एक क्वेश्चन था, सबसे पहले उसको मैं डिस्कस करा देता हूँ। सेंटर ड्रिल का गलती से मैंने गलत आंसर आपको बता दिया था, तो उसका देखिए यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है। ये जो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हो, द साइज ऑफ द सेंटर ड्रिल इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द ड्रिल, कि सेंटर ड्रिल का साइज किसके आधार पर हम सिलेक्ट करते हैं। तो सेंटर ड्रिल का साइज हम डायामीटर ऑफ द वर्कपीस के आधार पर सिलेक्ट करते हैं। तो गाइज किस प्रकार करते हैं, इसका भी रीजन आप जान लीजिए। आपने थ्योरी तो पढ़ी होगी, डायामीटर ऑफ द वर्कपीस पर हम करते हैं। तो आगे मैं बताता हूँ, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से आपको डिस्कस कराना मैं स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो द एंगल ऑफ लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एज, यानी कि जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपके लिए बताया था कि सेंटर ड्रिल का हम सिलेक्शन यानी कि सिलेक्ट करते हैं किसके बेसिस पर, डायमीटर ऑफ द वर्कपीस। तो आखिर सेंटर ड्रिल का हम सिलेक्शन क्यों करते हैं डायमीटर ऑफ द वर्कपीस? नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लगा देते हैं, जैसे कि गलती से मैंने भी लगा दिया था कि ड्रिल किए जाने वाले ऑपरेशन पर। तो ड्रिल किए जाने वाले ऑपरेशन पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गाइज? उसमें रीज़न क्या बन रहा है ये आप थोड़ा समझिएगा। सेंटर ड्रिल का जो बेसिकली काम जो होता है वो सबसे पहले आप समझ जाओगे तो आप समझ सकते हो कि सेंटर ड्रिल का जो हम सिलेक्शन करते हैं वो डायमीटर ऑफ द वर्क पीस पर क्यों करते हैं। सेंटर ड्रिल का बेसिकली काम क्या होता है, सेंटर ड्रिलिंग करना। जैसे कि कोई हमारी रॉड है, यहाँ पर हम उसके दोनों सिरों पर यहाँ पर सेंटर ड्रिलिंग करेंगे ताकि इसे दो सेंटर के बीच हम पकड़ सकें। तो सेंटर ड्रिल में 2 पॉइंट होते हैं, आपके लिए पता होगा। इसका एक का कोण होता है 60 डिग्री और एक का कोण होता है 120 डिग्री, और दोनों का जो कार्य होता है वो भी अलग अलग होता है। जो 60 डिग्री का पॉइंट उसका होता है वो हम सेंटर ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। सेंटर ड्रिलिंग मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कोई हमारा रॉड का फेस है, इसके एक सेंटर में थोड़ा सा ड्रिल कर देते हैं, जिससे कि हम जब भी 2 सेंटर के बीच पकड़कर उस पर कार्य करेंगे तो आसानी से वहाँ पर लाइव सेंटर यहाँ पर लगाकर हम पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो 60 डिग्री का हम करते हैं सेंटर ड्रिलिंग के लिए, 120 डिग्री का करते हैं काउंटर सिंकिंग के लिए यूज करते हैं। और गाइज आपके लिए मैं बता दूं, जो सेंटर ड्रिल जो हमारे होते हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है आर टाइप। ये 3 टाइप के आपके सेंटर ड्रिल होते हैं। ज़्यादा डिटेल में आपको डिटेल लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। तो हम अब करते हैं। आई होप कि आपको सेंटर ड्रिल को लेकर जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। और उस क्वेश्चन के लिए सॉरी, उसका मैंने गलती से गलत आंसर वहाँ पर करा दिया था, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपके लिए सही बता दिया कि डायमीटर ऑफ द वर्कपीस आपका होगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा एक्यूट एंगल। वीडियो को पूरा देखिएगा, फुल देखिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको बहुत हेल्प होगी सेप्टेम्बर 10 के एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें आपके लिए अंदाजा लग जाए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, DRDO कैसे क्वेश्चन बनाता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ जो सेप्टेम्बर 9 में पूछे गए थे। सेप्टेम्बर 9 का बिल्कुल एक तरीके से ऑफिशियल पेपर है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ द टेपर प्रोवाइडेड इन द लेथ सेंटर। जो लेथ सेंटर होते हैं उन पर कौन सा टेपर प्रोवाइड किया जाता है? तो हमारा जो लेथ सेंटर होता है उन पर हम मोस्ट टेपर प्रोवाइड करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, स्पोर्ट वेल्डिंग इज टाइप ऑफ। तो वेल्डिंग, लेथ मशीन, ये 2 चैप्टर भी आपको अच्छे से कवर करना है। फिटर वाले स्टूडेंट्स के 2 चैप्टर वीक थोड़े से रहते हैं, तो इनको आपको अच्छे से कवर करना है। इनसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जा रहे हैं। यहाँ पर स्पॉट वेल्डिंग का आपसे टाइप पूछा गया है, स्पॉट वेल्डिंग किस टाइप की वेल्डिंग होती है? तो स्पॉट वेल्डिंग जो हमारी होती है वो रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, प्रतिरोध वेल्डिंग होती है। क्या होती है जो स्पॉट वेल्डिंग? कुछ इस प्रकार से एक वेल्डिंग मशीन होती है, इसमें यहाँ पर दो इस तरीके से रॉड होती हैं, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस की जाती है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रो टाइप लगे रहते हैं, यहाँ पर इनमें हीट प्रोड्यूस किया जाता है। इनके जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है इसके बीच में धातु को रखकर हम जोड़ देते हैं। धातु बिल्कुल भी यहाँ पर मेल्ट नहीं होती, कोई प्रेशर नहीं लगता, इसलिए हम रेजिस्टेंस वेल्डिंग इसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर, अ कपलिंग विच हैज या योक ऑन ईच शाफ्ट इज कॉल्ड। एक कपलिंग जिसमें प्रत्येक शाफ्ट पर एक योक बना होता है। अब योक क्या होता है? जब आप यूनिवर्सल कपलिंग को देखोगे तो वहाँ पर आपके लिए
यहाँ पर बोला जा रहा है कि शाफ्ट पर योग बना होता है, प्रत्येक शाफ्ट यानी कि दोनों शाफ्टों पर एक योग बना हो। जब आप यूनिवर्सल कपलिंग देखोगे तो आपको वहाँ पर योग दिख जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए गूगल पर सर्च करके या थ्योरी में उसका फिगर, तो आपको वहाँ पर योग दिख जाएगा। यहाँ पर सी आंसर हमारा सही हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। अगर आपका कोई भी डाउट है कमेंट किया करिए। अगर मेरे से कोई गलती होती है उसको भी कमेंट करिए, तो मैं भी अपनी गलती को सुधार सकता हूं, क्योंकि गलती इंसानों से ही होती है तो गलती कभी भी किसी से भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है, इन अ पेयर ऑफ गियर द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन मेटेड गियर टीथ इज कॉल्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गियर की एक जोड़ी में समभुज गियर, जैसे कि दो गियर हमारे होते हैं, आपने गियर तो देखे ही होंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा फ्री हैंड ड्राइंग से एक गियर आपके लिए बना के दिखा देता हूँ। दो गियर यहाँ पर बोला जा रहा है, दो गियर यहाँ पर हैं, जैसे कि ये दांते हैं उनके, ये दांते यहाँ पर हैं, ये यहाँ पर दांते मैच कर रहे हैं। इस प्रकार से आप समझ लीजिए दांते मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं बना देता हूँ गियर आपके लिए। ये हमारे दांते जो हैं ये आपस में मैच कर रहे हैं। ठीक है, ये मैच कर रहे हैं। तो इसमें बोला जा रहा है दो समभुज गियर एंड पेयर गियर में दांतों के बीच निकासी की मात्रा को कहा जाता है। जैसे कि एक दांता ये हमारा मैच कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है, ये दांतों के बीच की निकासी यानी क्लियरेंस जो है, ये क्लियरेंस जो रहता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम गाइज कहते हैं बैकलेस। क्या कहते हैं? बैकलेस। हमारे यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों वीडियो सभी दोस्तों में शेयर जरूर किया करिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। और अगर आप DRDO की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो DRDO फुल कोर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप फुल वीडियो को वॉच करिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सके, आपकी थ्योरी अच्छी हो सके। नॉन टेक की वीडियो भी कुछ अवेलेबल, जैसे इंग्लिश का एक लेक्चर मैंने अवेलेबल कराया है, और मैं नॉन टेक की वीडियो लाता रहूँगा डेली आपके लिए। मैं कोशिश करूँगा डेली प्रोवाइड कराने की, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ इसलिए अभी नहीं करा पा रहा हूँ, लेकिन आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो चलो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको फ्री में वीडियो प्रोवाइड यानी कि मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन अ गियर द पिच डायमीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टीथ इज कॉल्ड। गियर में पिच के व्यास की यानी कि पिच डायमीटर को अगर हम नंबर ऑफ द टीथ से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल के आता है। यहाँ पर बोला जा रहा है हमारा पिच डायमीटर है, उसे हम नंबर ऑफ टीथ से अगर डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है, क्या मिलता है वहाँ पर, हमको मिल जाता है मॉड्यूल, जो कि हमको मिल जाता है ए नंबर के ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द पुली शुड नॉट बी लेस देन। ये देखिए पावर ट्रांसमिशन से क्वेश्चन उठा लिया गया। तो कोई भी चैप्टर DRDO नहीं छोड़ता, सभी चैप्टर से लगभग क्वेश्चन को उठाता है। ठीक है, यहाँ पर सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है दो पुलियों के बीच की, वो लगभग कितनी होनी चाहिए, तो वो आपकी 3 टाइम्स होना चाहिए, यानी कि 3 गुनी होना चाहिए। लार्ज पुली के डायमीटर से 3 गुनी वहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 आपकी स्क्रीन पर, एन गियर टर्मिनोलॉजी यानी कि 1/, मॉड्यूल अगर यहाँ पर लिखा है तो बराबर में क्या आएगा, बराबर में आपका आएगा, आपका बराबर में यहाँ पर आएगा डायामीट्रिकल पिच। डायामीट्रिकल पिच आएगा, क्यों आएगा गाइज मैं आपके लिए बता देता हूँ। यहाँ पर होता क्या है कि देखिए यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पर जैसे कि मॉड्यूल बराबर जो होता है वो होता है गाइज 1/, डायमीट्रिकल पिच या पिच सर्कल यहाँ पर डायमीट्रिकल पिच होती है। तो ठीक है, जब हमारा मॉड्यूल नीचे आएगा तो डायमीट्रिकल पिच बराबर में आ जाएगी। तो 1/, मॉड्यूल हमको दिया है तो डायमीट्रिकल पिच आपका निकल के आ जाएगा। यहाँ पर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो मॉड्यूल निकालने का सूत्र होते हैं वो 2-3 प्रकार से होते हैं। एक पिच सर्कल डाया होता है, जैसे कि आपको कुछ नहीं दिया, एक पाई भी होता है, पाई से भी आप निकाल सकते हो। 3-4 प्रकार के सूत्र होते हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा कभी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, द मेन प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट। यहाँ पर स्नेक का मुख्य गुण पूछा गया है। तो स्नेक का जो हमारा मुख्य गुण होता है वो होता है विस्कोसिटी, जिसे हम कहते हैं श्यानता। श्यानता का मुख्य तात्पर्य क्या होता है, श्यानता का मतलब होता है कि जो हमारा तेल है उसमें कितना गाढ़ापन है, किसमें कितना गाढ़ापन है। जैसे कि हम कोई भी तेल है इसे रख देते हैं अगर खुले में तो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। बहने की क्षमता एक तरीके से हम कह सकते हैं, बहने की क्षमता जितनी होती है वो उतनी ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होती है। इसे हम विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको विस्कोसिटी के बारे में थोड़ी जानकारी मिल गई हो। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर,
विच टूल इज यूज्ड इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब सर्कल और आर्क विथ अ लार्ज डायमीटर यानी कि बड़े वृत्त। शीट मेटल वर्क में बड़े व्यास वाले वृत्त या चाप को खींचने के लिए किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं? गाइज आपके लिए पता होगा, जो हमारा ट्रेमल जो होता है इसके द्वारा हम बड़े आर्क और सर्कल को खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर, वन रोटेशन ऑफ थिम्बल ऑफ माइक्रोमीटर मूव्स। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, थिम्बल का पूरा एक रोटेशन कंप्लीट जब करता है थिम्बल, तो माइक्रोमीटर कितना मूव करता है? तो मैंने आपके लिए माइक्रोमीटर में कई बार समझा दिया है गाइज, तो आपको पता होगा। जल्दी से आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। जो हमारा स्पिंडल होती है उसकी जो पिच होती है वो होती है 0.5 mm। तो जो हमारा जो थिम्बल जो होता है ये हमारे स्लीव जो स्लीव की पिच होती है वो होती है 0.5। तो थिम्बल हमारा जब एक चक्कर पूरा करेगा तो कितना आगे बढ़ेगा? पिच के बराबर ही आगे बढ़ेगा, तो 0.5 mm दूरी तय करेगा। यहाँ पर आपको बी ऑप्शन मिल जाता है, 0.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन अ साइज लिमिट फिट टॉलरेंस? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर लिमिट फिट टॉलरेंस आपका बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। सभी एग्जाम में सभी डिपार्टमेंट यहाँ से एक क्वेश्चन को उठाता है। तो लिमिट फिट टॉलरेंस की एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके लिए फिट टॉलरेंस डेविएशन सब कुछ आपके लिए क्लियर करा दूंगा। तो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप वीडियो देखते हो पसंद आता है तो लाइक किया करिए। अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तभी हमको पता लगता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत सफल हो रही है। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो हमको भी अंदर से ऐसा लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। आपको हमारे द्वारा जो वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए वो पसंद नहीं आती। अगर पसंद आती तो लाइक ज़रूर किया करिए, देखते हो लाइक भी किया करिए। यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि एलजेब्रिक डिफरेंस, यहाँ पर बोला जा रहा है एलजेब्रिक डिफरेंस बिटवीन किसके बीच? साइज टू इट्स कोरोस्पेंडिंग साइज। यहाँ पर मूल साइज यानी कि मूल साइज को क्या कहते हैं? यहाँ पर साइज और कोरोस्पोंडिंग साइज के बीच के अंतर को बताना है। तो साइज और कोरोस्पोंडिंग साइज के बीच के अंतर को हम कहते हैं डेविएशन। ये डेविएशन क्या होता है? जब मैं लिमिट फिट टॉलरेंस का चैप्टर आपके लिए कराऊंगा तो वहाँ पर अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन पर, अ मेजरमेंट 14.67 mm कैन बी मेजर्ड। बहुत सिंपल आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, बट इतना सिंपल नहीं है जितना आप समझ रहे हो। ये सिंपल क्वेश्चन अगर आपको लगता है तो इसका आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन इस तरीके से आप कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 63 और आंसर यहाँ पर लिखिए, जो भी आपका हो ABC जो भी आपका आंसर हो लिखिए, या स्टीरूल बर्नियर कैलिपर माइक्रोमीटर जो दिया आप लिख के कमेंट करिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, बोला क्या जा रहा है कि एक माप है 14.67, इसको हम किसके द्वारा माप सकते हैं? यहाँ पर आपके लिए 4 मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। स्टीरूल दिया गया है, बर्नियर कैलिपर दिया गया है, माइक्रोमीटर दिया गया है, यहाँ पर न्यूमेटिक गेज दिया गया है, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज भी दे सकता था। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में होता तो 100 में से कम 80% जो स्टूडेंट है वो ऑल ऑफ दीज लगाते, जो कि उनका इनकरेक्ट आंसर हो जाता। क्यों हो जाता गाइज? मैं आपके लिए समझाने की कोशिश यहाँ पर करता हूँ, समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। स्टीरूल से हम 14 हमारा दिया गया है यहाँ पर 14.67, स्टीरूल से हम मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 0.5 ही होती है, 0.5 होती है, इसलिए यहाँ पर हम सही से मेजरमेंट 67 हमारा नहीं आएगा। ठीक है, अब क्यों नहीं आएगा? आप स्टीरूल एक बार हटाइए और खुद मेजर करके देखिए क्या आप 14.67 को मेजर कर पा रहे हो। 14.5 को आप मेजर कर सकते हो, लेकिन आप 14.67 को मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर बर्नियर कैलिपर दिया गया, ये भी एक प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है, बट हम इससे क्यों नहीं कर सकते? जो हमारा 14.67 है, बर्नियर कैलिपर से हम क्यों मेजर नहीं कर सकते? इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जैसे कि हम जब भी बर्नियर कैलिपर से मेजर करते हैं तो पहले मेन स्केल डिवीजन लिखते हैं, जो मेन स्केल डिवीजन हम 14 लिख लेते हैं, यहाँ पर 14 लिख लेते हैं। इसके बाद हम बर्नियर स्केल डिवीजन को देखते हैं, तो बर्नियर स्केल डिवीजन जो हमारा जितना भी निकल के आता है, मान लेते हैं हम कि हमारा यहाँ पर बर्नियर स्केल डिवीजन है वो 32 निकल के आ रहा है। ठीक है, 32 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे 0.02 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हम 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पर निकल के क्या आएगा गाइज?
यहाँ पर हमारा निकल के आएगा 64। अगर यहाँ पर 3 हो जाता है तो हमारे यहाँ पर 66 निकल के आता। अगर हमारे यहाँ 4 हो जाता है, 4 यानी कि 34 वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाता है तो हमारे यहाँ पर 68 निकल के आता। लेकिन आपने देखा यहाँ पर 67 बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। रीज़न यही है कि इसका लिस्ट काउंट 0.02 होता है, यहाँ पर सम नंबर ही इसका पॉइंट के बाद आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्नियर कैलिपर भी हमारा इनकरेक्ट हो गया, स्टील रूल भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं माइक्रोमीटर पर। जो माइक्रोमीटर हमारा होता है इससे हम 14.67 को मेजर कर सकते हैं गाइज। कैसे कर सकते हैं देखिए, होगा क्या, पहले हम लिखेंगे स्लीप डिवीजन, जो स्लीप पर 14 डिवीजन आपके खुल रहे हैं। उसके बाद थिम्बल डिवीजन को हम लिखते हैं। थिम्बल डिवीजन जैसे कि हमारा यहाँ पर थिम्बल डिवीजन है वो स्लिप की 0 लाइन पर 67 नंबर की लाइन है जो मैच कर रही है। इसके बाद क्या करेंगे हम 0.01 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 0.67 हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 14.67 यहाँ पर आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि 14.67 को हम किससे मेजर कर सकते हैं, किससे नहीं कर सकते, क्यों कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छा से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम माइक्रोमीटर, इसका राइट आंसर आपका माइक्रोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर है। विच टूल इज यूज टू मार्क पैरेलल लाइंस टू द वर्कपीस। वर्कपीस की समांतर रेखाओं को चिन्हित करने या खींचने के लिए हम किस टूल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता होगा जो जेनी कैलिपर होता है इससे हम समांतर लाइन को खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपकी स्क्रीन पर है। गाइज अगर आप DRDO के, जैसे कि मैं ये तो सेप्टम 9 का आपके लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और सेप्टम 8 की भी अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, सेप्टम 9 सेप्टम 8 ये सभी के अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है। व्हाइट कास्ट आयरन कॉन्टेंस कार्बन इज द फॉर्म ऑफ। सफ़ेद कच्चा लोहा। देखिए कितना डीप थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। और जो आपको जितनी मेटल के चैप्टर हैं वो अच्छे से कवर करना है, क्योंकि मेटल से ज़्यादा क्वेश्चन DRDO उठाता है। तो यहाँ पर व्हाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है वो किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर मिल जाएगा फ्री कार्बन, ग्रेफाइट, सीमेंटाइट और यहाँ पर आपको मिल जाएगा व्हाइट कार्बन। तो आपका जो व्हाइट कास्ट आयरन में जो आपका कार्बन होता है गाइज वो होता है सीमेंटाइट के रूप में, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर लिखा है कि व्हाइट कास्ट आयरन एक बहुत ही मजबूत और कठोर आयरन होता है। तो सीमेंटाइट हमारा कठोर होता है, मजबूत होता है। इसलिए क्यों होता है व्हाइट कास्ट आयरन, क्योंकि जो कार्बन उसमें होता है, कास्ट आयरन कोई भी फॉर्म, सभी कास्ट आयरन में कार्बन तो पाया जाता है, लेकिन सभी में अलग अलग फॉर्म में कास्ट आयरन पाया जाता है। किसी में के रूप में जो होता है कार्बन पाया जाता है, किसी में सीमेंटाइट के रूप में यहाँ पर कार्बन पाया जाता है, कास्ट आयरन ग्रेफाइट पाया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जो व्हाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन जो पाया जाता है वो सीमेंटाइट के रूप में पाया जाता है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर। द टेप ड्रिल साइज ऑफ M20। यहाँ पर आप बोलोगे पिच नहीं दिया गया, कैसे हम ड्रिल साइज को निकालेंगे। तो आपके लिए पिच कुछ याद रखनी पड़ेगी, जैसे कि M20 जो होता है इसके लिए पिच हम लेते हैं या तो 1 हम ले सकते हैं, या 1.5 ले सकते हैं, या 2 ले सकते हैं, यानी 1 से लेकर 2 तक हम M20 के लिए पिच रख सकते हैं। अब आप मान रख के देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर आप 1.5 mm जो पिच लेते हो तो आपका निकल के आएगा 18.50। अब कहोगे आप कि अगर हम यहाँ पर 1 mm मान रखते हैं तो आपका 90 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगर आप 2 mm रखते हो मान तो यहाँ पर आपका 18 निकल के आएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। इसलिए आपको 1.5 यहाँ पर पिच का मान मानना है और आपका आंसर जो 18.50 आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पिच दिया है तो आप तो बहुत आसानी से टेप ड्रिल साइज निकालना जानते हो। मैंने कई बार सूत्र कई वीडियो में बताया है, D-2 इंटू 0.66403 इंटू पिच, यानी कि डेप्थ इंटू पिच, और डी यहाँ पर 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो भी डाया दिया गया उसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टेप ड्रिल साइज निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑपरेशन इज डन बिफोर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर हो सके तो इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हो कि ड्रिलिंग से पहले हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर आपके लिए बता देता हूँ। ऑप्शन ए है ट्रेपनिंग, ऑप्शन बी है चैम्परिंग, ऑप्शन सी है पंचिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। यहाँ पर आपको मैं आंसर इसका बता देता हूँ। आई होप कि आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा।
इसका जो आंसर है, देखिए ड्रिलिंग से पहले हम पंचिंग करते हैं, आपके लिए पता होगा। सेंटर पंच से पहले हम पंचिंग करते हैं, इसके बाद हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर, भाई ड्रिल्ड होल आर ओवर साइज देन ड्रिल डाया। बहुत बार, कई बार क्वेश्चन सभी डिपार्टमेंट ने लगभग पूछा है कि जो ड्रिल का डाया है, जो ड्रिल होल है वो ओवर साइज बनता है, ड्रिल डाया से क्यों बनता है, तो उसका कारण क्या है, उसका कारण हम आज समझते हैं। मैंने कई वीडियो में समझा भी दिया है। यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऑप्शन ए है फीड रेशियो इज मोर, यानी कि फीड है जो ज़्यादा अनुपात में दी जा रही है। कूलिंग इज एन इफेक्टिव, कूलिंग आपका इफेक्टिव है। अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, जो कटिंग एज है उनकी जो लेंथ है वो अनइक्वल, असमान है। इनसफिशिएंट क्लियरेंस एंगल, जो क्लियरेंस एंगल सही नहीं है आपका जो होना चाहिए। तो सबसे जो मेन रीजन सटीक कारण आपका होता है अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज, आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जब भी कटिंग एज आपके जो होते हैं वो अगर एक ज़्यादा और एक कम होगा तो हमारा जो हॉल का डाया बढ़ेगा, डाया बनेगा इस साइड ज़्यादा बनेगा इस साइड, यानी कि डाया से जो हॉल जो बनेगा आपका वो ड्रिल डाया से आपका बड़ा बन जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला जा रहा है विच मीडियम इज यूज टू कनेक्ट 4 पाइप टुगेदर। यहाँ पर 4 पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्रॉस जो होता है, जो आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से आपका क्रॉस होता है, इसका प्रयोग हम 4 पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर, वाइल मास प्रोडक्शन जॉब्स कैन बी चेक्ड बाय। तो यानी कि जब भी हम मास प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि बहु उत्पादन करते हैं, तो उसमें जॉब को किसके द्वारा चेक करते हैं। तो आपके लिए पता होगा, अगर आपने कंपनियों में काम किया पढ़ा है तो वहाँ पर जब भी ज़्यादा मात्रा में जॉब, कोई भी जॉब बनता है कि साइज का, तो हम चेक करते हैं, वहाँ पर गेज का यूज करते हैं। गेज आपने पढ़ा होगा कि मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज में दिया रहता है। एक एक्सेप्टेबल साइज रहता है, एक नॉन एक्सेप्टेबल साइज रहता है। तो जो मिनिमम साइज रहता है वो एक्सेप्टेबल साइज रहता है, जिसे हम गो सिरा बोलते हैं, एक को हम नो गो सिरा वहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, तो नो गो सिरा, गो सिरा गेज में होते हैं, गेज से हम वहाँ पर मास प्रोडक्शन में जॉब को चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 आपकी स्क्रीन पर, अ हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन। देखिए यहाँ पर पाइप फिटिंग से भी क्वेश्चन उठा लिया गया है। अ हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन कैन बेंड द पाइप्स अप टू डायमीटर ऑफ। एक हाइड्रोलिक पाइप झुकने वाली मशीन पाइप को के व्यास तक मोड़ सकती है। तो गाइज आपका पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोलिक पाइप का इस जो मशीन होती है, बेंडिंग मशीन होती है, वो 75 mm के डाया तक को पाइप को मोड़ सकती है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मच वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर स्पोर्ट वेल्डिंग। अभी देखिए स्पोर्ट वेल्डिंग से 2 क्वेश्चन उठा लिए गए हैं, तो स्पोर्ट वेल्डिंग से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कई डिपार्टमेंट मैंने देखा है। स्पोर्ट वेल्डिंग और थर्मल वेल्डिंग से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्पोर्ट वेल्डिंग में जो रिक्वायरमेंट जो वोल्टेज होता है वो होता है यहाँ से आपका 5 से 22 वोल्ट होता है। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप वोल्ट लिख लीजिए, बाट की जाएगा वोल्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला जा रहा है विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग लो स्पीड एप्लीकेशन। लाइट लोडिंग यानी कि कम भार और कम स्पीड के लिए कौन सी बियरिंग का यूज करते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है एप्लीकेशन, यहाँ पर बियरिंग में कौन सी मटेरियल का यूज हम करते, सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो कास्ट आयरन का यूज कर लेते हैं, जब हमको कम स्पीड और कम लोड की ज़रूरत होती है वहाँ पर कास्ट आयरन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने देखा है 60 से 70% जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नॉट सब्सक्राइब वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट, अच्छे कंटेंट आपको फ्री में मिल सके। यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, ये आपका ड्राइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने ड्राइंग में रैग बोल्ट को बनाया होगा, फाउंडेशन बोल्ट को बनाया होगा, जो कि जो रैग बोल्ट मैंने बोल दिया फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत आता है। आई बोल्ट भी हमारा फाउंडेशन बोल्ट के अंतर्गत आता है। तो ड्राइंग से यहाँ पर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो ड्राइंग भी आपको अच्छे से पढ़ना है। उसका भी मैं एक लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, 1 से 2 आपको ड्राइंग में कवर कर दूंगा। तो DRDO को लगभग सभी में जो कोर्स में हैं सभी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बाकी आप GK जिस जहाँ से हो सके पढ़ लीजिए, मैथ रीजनिंग पढ़ लीजिए। मैथ रीजनिंग में 1 से 2 टॉपिक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा तो कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। सबसे ज़्यादा जो आपके लिए मिलेगा फिटर और टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए सबसे ज़्यादा थ्योरी का कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, थ्योरी आपकी अच्छी यहाँ से हो जाएगी।
ठीक है। संडे लाइव टेस्ट देने के लिए टेलीग्राम में जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन करने के लिए जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फाउंडेशन बोल्ट। तो जो मैंने आपके लिए बता दिया है कि रैग बोल्ट, आई बोल्ट, ये हमारे दोनों यहाँ पर फाउंडेशन बोल्ट के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। और भी हमारे फाउंडेशन बोल्ट होते हैं, 4-5 प्रकार के होते हैं। सभी बोल्ट जब मैं ड्राइंग पढ़ाऊंगा मैं वहाँ पर आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। यही बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से ड्राइंग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, द रेंज ऑफ बोल्डिंग आर्क वेल्डिंग। यहाँ पर जो आर्क वेल्डिंग में वोल्टेज होता है कितनी रेंज में होता है। जो आर्क वेल्डिंग हमको वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है वो 20 से 40 वोल्ट होता है। कितना होता है, 20 से 40 वोल्ट। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2016 में डीआरडीओ ने भी क्वेश्चन पूछा है यही आर्क वेल्डिंग में रेंज वोल्टेज की रेंज यही एनपीसीआईएल 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वही क्वेश्चन, ये ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होता है, प्रीवियस ईयर एग्जाम के रिपीट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहता है कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सेम कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया अभी कि एनपीसीआईएल में पूछा गया था, 20 से 40 वोल्ट यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 आपकी स्क्रीन पर, द पर्पज ऑफ क्लच का यहाँ पर क्या उद्देश्य। पावर ट्रांसमिशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट वेरियस मैकेनिज्म को क्लच कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है, साथ ही साथ पावर ट्रांसमिशन का भी कार्य करता है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा बोथ, यानी कि सी हमारा इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर, पावर ट्रांसमिशन, हीट ट्रीटमेंट एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड आपके यहाँ पर हो गए, जैसे कि मैं अभी बताऊँगा आपके लिए 5 से 6 क्वेश्चन से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन डीआरडीओ ने पूछे हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपके लिए कि किन किन क्वेश्चन से ज़्यादातर डीआरडीओ ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछे और हर साल पूछता है। तो आप बाकी तो सब टॉपिक पढ़ ही लीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपके लिए 8 से 10 क्वेश्चन बताऊँगा वो आप अच्छे से डीपली पढ़िएगा, तो आपके काफ़ी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 77 आपकी स्क्रीन पर है, विच गियर इज सिमेट्रिकल टू ईच अदर एंड ट्रांसमिट मोशन एट राइट एंगल। यहाँ पर समकोण पर गति को ट्रांसमिट करना है तो कौन से गियर का यूज हम करेंगे, माइटर गियर का यूज करते हैं। माइटर गियर आपने देखे होंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लगे होते हैं तिरछे, एक तरीके से यहाँ पर मैं सही नहीं बना पा रहा हूँ फ्री हैंड, एक तरीके से यहाँ पर तिरछे गियर माइटर गियर लगे होते हैं जिनके बीच का कोण बनता है जो समकोण 90 डिग्री बनता है। तो माइटर गियर का यूज हम करते हैं समकोण पर गति को, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। गियर से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। तो गियर वाला चैप्टर आपके थ्योरी में तो एक पर्टिकुलर चैप्टर तो नहीं है, लेकिन गियर हमको अच्छे से पढ़ना है। एक डिटेल लेक्चर 10 मिनट का कम से कम मैं बनाऊंगा, उसके लिए आपको सभी गियर क्लियर करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर है, बोर गेज इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द बोर गेज। बोर गेज का यूज हम किसको मापने के लिए करते हैं। गाइज मैं आपके लिए बता दूं कि जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आपको ये चैप्टर कराऊंगा, वो चैप्टर कराऊंगा, सभी चैप्टर कराऊंगा, बट आपको देखने की देरी आप कब देख पाओगे, जब आप हमारे टेक एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे। जब आप सब्सक्राइब किए रहोगे तभी आपको डिटेल लेक्चर मिल पाएंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना जितने स्टूडेंट नहीं किए हैं, जितने भाई लोग नहीं किए हैं अभी तक। तो यहाँ पर बोर गेज का यूज आपसे पूछा गया किसको मापने के लिए करेंगे। आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा डेप्थ ऑफ अ होल, बी ऑप्शन मिल जाएगा डायमीटर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.05 mm, सी ऑप्शन मिल जाएगा आउटसाइड डायमीटर ऑफ शाफ्ट, डी ऑप्शन मिल जाएगा इनसाइड डायमीटर ऑफ अ होल। तो होल का अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए हम बोर गेज का यूज करते हैं। यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 आपकी स्क्रीन पर है, विच काइंड ऑफ बियरिंग कैन सपोर्ट एन एक्सियल थ्रस्ट एज वेल एज रेडियल लोड। यहाँ पर थ्रस्ट लोड और रेडियल लोड को कौन सी बियरिंग है जो सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सियल और थ्रस्ट जो लोड को सपोर्ट करती है वो आपकी होती है एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पर 80 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ अ ब्लेड फीलर गेज। जो फीलर गेज की देखिए ऐसा क्वेश्चन उठाया है, शायद आपने कभी ना सोचा कि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फीलर गेज की यहाँ पर लेंथ होती है 100 mm, ब्लेड की लेंथ होती है 100 mm। यहाँ पर एज द राइट आंसर हो जाएगा।
लेकिन फीलर गेज की अगर आपसे मोटाई भी पूछ ली जाए तो यहाँ पर फीलर गेज की मोटाई होती है, ब्लेड की मोटाई होती है 0.03 से 1 mm तक, 0.03 से 1 mm तक आपकी फीलर गेज की मोटाई होती है, ये भी आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 81, फीलर गेज से तो क्वेश्चन जरूर बनता है। अब चाहे आपका उसका यूज पूछे, चाहे आपसे डायमेंशन पूछे, चाहे आपसे वहाँ पर साइज पूछे, कुछ ही पूछ सकता है, फीलर गेज से जरूर क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेक्स यूज्ड व्हेन शेपिंग एंड सीमिंग फनल्स, शेपिंग एंड सीमिंग फनल्स एंड टेपर्ड आर्टिकल्स। हिंदी वाले स्टूडेंट को समझ में ना आ रहा हो तो यहाँ पर सुन लीजिए, फनल और पतला लेखों को आकार देने के लिए सीवन के लिए निम्नलिखित में से किस हिस्से का, किस स्टेक का हम यूज करते हैं। आपने स्टेक पढ़ी होंगी जो कि शीट मेटल चैप्टर में आपको देखने को मिली होंगी। कई प्रकार की हमारी स्टेक होती हैं, जैसे कि हैचेट स्टेक, हार्पून स्टेक, फनल स्टेक, क्रीजिंग स्टेक, सबका अलग अलग यूज होता है। यहाँ पर यूज जो दिया गया है क्वेश्चन, फनल स्टेक का यूज किया दिया गया है। यहाँ पर हमारा फनल स्टेक सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फनल स्टेक से ही हम कर सकते हैं सीमिंग एंड फनल्स को टेपर्ड बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपके स्क्रीन पर, बेस्ट एग्जाम्पल फॉर श्रिंकेज फिट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत यूनिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहते हैं। तो यहाँ पर जो सिकुड़न श्रिंकेज फिट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा होता है बैलगाड़ी। आपने देखी होगी, बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं। लकड़ी के पहिया पर एक रिंग चढ़ी होती है जिसे हिंदी भाषा में धवा कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो व्हील, यहाँ पर रिम बोला जाता है, उसे रिम बोला जाता है। तो कास्ट रिम ऑन द वुडन व्हील, लकड़ी के पहिए पर रिम कास्ट करें, यानी कि लकड़ी के पहिए पर जो हम रिम चढ़ाते हैं, कैसे चढ़ाते हैं गाइज, जो हमारा मेटल जो होता है जिसका रिम बना होता है उसे हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्या होता है, जब भी आप धातु गर्म करते हो तो हीट जब भी देते हो तो धातु फैलती है, और जब भी उसे ठंडी मिलती है तो वहाँ पर धातु सिकुड़ती है। जब भी हम धातु को हीट करें, गर्म करें, तो वहाँ पर जो हमारा रिम का साइज कुछ बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लकड़ी के पहिए पर यहाँ पर चढ़ा देंगे, उसके बाद वो टाइट हो जाएगा, जो कभी नहीं निकलता है। सबसे अच्छा उदाहरण है कास्ट रिम ऑन द वुडन व्हील, ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर, द अपर पोर्शन ऑफ हेक्सागोनल नट इज चैम्फर्ड एट एन एंगल ऑफ। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप इसका आंसर को कमेंट करिए। मैंने कमेंट करना बताया है, ऐसा करिएगा, कमेंट में लिखिए क्वेश्चन नंबर 83, और आप जो भी आपका 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, जो भी आपका आंसर कमेंट करिएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए मिल जाता है 75 डिग्री, बी मिल जाता है 60 डिग्री, सी मिल जाता है 45 डिग्री, और डी ऑप्शन में आपको मिल जाता है 30 डिग्री। तो 4 ऑप्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर कमेंट करिए जो भी आपका आंसर है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आपका जो हेक्सागोनल नट जो होता है, बोल्ट जो होता है, वो चैम्फर किया जाता है 30 डिग्री पर आपका चैम्फर होता है, ना कि 45 डिग्री पर। ध्यान रखना, जो भी आपका हेक्सागोनल नट जो होता है उसका जो चैम्फर सिरा होता है, चैम्फर होता है, वो 30 डिग्री पर आपका होता है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपकी स्क्रीन पर, द लेंथ ऑफ द हैमर हैंडल फॉर 500 ग्राम हैमर शुड बी अबाउट। तो 500 ग्राम के हथौड़े के लिए हैंडल की जो लंबाई है वो कितनी रखी जाएगी, तो आपके लिए याद कर लेना है 325 mm। 325 mm यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है, या आपको 300 mm भी किसी में क्या होता है, इस प्रकार से ऑप्शन देता है 200 mm, 300 mm, 400 mm या 100 mm। तो इस प्रकार से अगर ऑप्शन आए तो वहाँ पर आपको 300 लगा देना है। अगर आपको 325 मिलता है तो 325 आपका 100% करेक्ट आंसर है। 500 ग्राम हथौड़े के लिए 325 mm लंबाई की हैंडल को फिट करते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन ही आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको जो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ वो आपको अच्छे से देखना है, पूरा वीडियो देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर 85 आपकी स्क्रीन पर है, द नेगेटिव रैक इज यूजली प्रोवाइडेड ऑन। नेगेटिव रैक हम कब यूज करते हैं, जब हमको हार्ड मेटल की टर्निंग करनी होती है। तो यहाँ पर आप देखिए हार्ड मेटल कौन से आपको देखने को मिलते हैं, सीमेंटेड एंड कार्बाइड टूल्स पे हम क्या करते हैं गाइज, वहाँ पर नेगेटिव रैक एंगल देते हैं। क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 आपकी स्क्रीन पर,
काउंटर बोरिंग इज डन बाय, काउंटर बोरिंग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो काउंटर बोरिंग हम करते हैं, ऑप्शन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, डिवरिंग होल एंड, होल के एंड को डिवरिंग करने के लिए, इनलार्जिंग द होल टू एक्यूरेट साइज में होल को बड़ा करने के लिए, फिनिशिंग द कोड होल, कोड होल को फिनिश करने के लिए, या आपको डी ऑप्शन मिल जाता है, अकोमोडेशन सॉकेड हेड स्क्रू, सॉकेड हेड स्क्रू को स्थान देने की, हेड के सॉकेड हेड स्क्रू को स्थान देने के लिए, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 आपकी स्क्रीन पर, A micrometer has a positive error of 0.02 mm. What is the correct reading when the micrometer measures 25.41 mm? तो मैंने आपके लिए कई बार बताया, जब भी हमारी पॉजिटिव रीडिंग, अगर माइक्रोमीटर पॉजिटिव एरर जब माइक्रोमीटर में है तो हम टोटल रीडिंग में से उतनी रीडिंग हम माइनस कर देंगे, जब भी हमारी नेगेटिव एरर होती है तो उतनी ही हम एरर को जोड़ देंगे। तो अगर हम 25.41 में 0.02 अगर माइनस करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा 25.39। तो हम 25.39 देख लेते हैं किससे मिलता है, और ए हमको यहाँ पर ए ऑप्शन मिल जाता है 25.39 mm, हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 आपकी स्क्रीन पर, एन आउटसाइड माइक्रोमीटर हैज अ नेगेटिव एरर, द करेक्ट रीडिंग कैन बी टेकन बाय। तो ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जब हमारा माइक्रोमीटर ऋणात्मक त्रुटि होगी, यहाँ पर कोई वैल्यू आपके लिए नहीं दी गई, तो किस प्रकार हम करेंगे? जब ऋणात्मक त्रुटि हो तो जोड़ देते हैं। यहाँ पर ई ऑप्शन में आपको मिल जाता है, एडिंग द नेगेटिव एरर इन द एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल यानी वास्तविक रीडिंग जो है उसमें हम नेगेटिव एरर को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पर सही रीडिंग निकल के आ जाएगी, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 आपकी स्क्रीन पर, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट कोरोसिव, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक संचारक होती है, कोरोसिव होती है, जंग प्रतिरोधी होती है? तो जो हमारी जिंक जो होती है वो सबसे ज़्यादा जंग प्रतिरोधी होती है। जिंक यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपके लिए टिन मिलेगा, लेड मिलेगा, जिंक मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो आपका क्या बोलते हैं धातु संचारक यानी कि जंग से बचाने वाली धातु कौन सी होती है? तो जिंक की आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी, हम कोटिंग करते हैं गाइज, जिंक की कोटिंग करते हैं ताकि हमारी धातु में जंग ना लगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर जिंक इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर, अगर आपको यहाँ पर कोई और ऑप्शन लग रहा है तो आप कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पर है, एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग इज द, एक गैर पतला रोलर असर का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हमारा नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग उनके एग्जाम्पल आपके लिए बताना है। तो हमारी जो सिलेंड्रिकल रोलर बियरिंग, नीडल रोलर बियरिंग है, ये सभी बियरिंग हमारी क्या होती हैं? नॉन टेपर्ड रोलर बियरिंग होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, निम्नलिखित में से कौन से का प्रत्यक्ष माप उपकरण है? तो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल आपके लिए यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इनसाइड कैलीपर, बर्नियर कैलीपर, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर, इनसाइड माइक्रोमीटर। आपके यहाँ पर कौन सा बताना? आप प्रत्यक्ष मापी औजार यहाँ पर आपके लिए बताना है। तो इसका आंसर आप कमेंट करिएगा कौन सा आपका हो सकता है। यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो सकता है, जल्दी से आप कमेंट करिएगा। तो आपका जो होगा वो होगा आपका इनसाइड कैलीपर। आपने पढ़े होंगे दो कैलीपर होते हैं, इनसाइड कैलीपर, आउटसाइड कैलीपर, मैंने पढ़ाए थे आपके लिए, अगर आपने डिटेल लेक्चर देखा है। इस प्रकार से हमारा यहाँ पर होता है आउटसाइड कैलीपर और इस प्रकार से हमारा होता है इनसाइड कैलीपर। दो प्रकार के आपने कैलीपर पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पर इनसाइड कैलीपर के बारे में बात हुई है, तो ये हमारा अप्रत्यक्ष मापी औजार है। क्वेश्चन नंबर 92 आपकी स्क्रीन पर है, व्हाइल लेइंग आउट द वर्नियर हाइट मस्ट बी यूज्ड ऑन द, यानी कि वर्नियर हाइट गेज जो आपने पढ़ा होगा, वर्नियर हाइट गेज जो होता है उसका प्रयोग हम किस पर करते हैं? तो किस पर बिछाते हैं, किस पर रखते हैं? तो जब भी हम मार्किंग करते हैं वर्नियर हाइट गेज तो हम वहाँ पर सरफेस प्लेट का यूज करते हैं। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपकी स्क्रीन पर, द स्मॉलेस्ट इनसाइड माइक्रोमीटर हैज़ द ग्रेजुएशन मार्केड ऑन द स्लीव टू अ रेंज ऑफ, जो आपका स्मॉलेस्ट इनसाइड माइक्रोमीटर होता है उस पर ग्रेजुएशन कितनी ग्रेजुएशन में मार्क होती है, उसकी स्लीप पर कितनी ग्रेजुएशन मार्क होती है, अंकित होती है? तो 12 mm होती है। जो 12 mm होती है
वो आपकी अंकित होती है। क्वेश्चन नंबर 94 आपकी स्क्रीन पर है। अ नीडल बीयरिंग इज अ रोलर बीयरिंग विथ रोलर्स हुज लेंथ आर लिस्ट टाइम्स देयर डायमीटर। जो नीडल बीयरिंग होती है एक रोलर बीयरिंग है, ठीक है, बीयरिंग जिसमें रोलर्स लगे होते हैं जिनकी लंबाई उनके व्यास से कम होती है, तो उनके व्यास से कम लंबाई कितनी गुनी होनी चाहिए, ये आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस ऑप्शन का आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए। ये इसके लिए एक होमवर्क समझ लीजिए आप। इसका आप आंसर कमेंट करिएगा। अगर आपको नहीं आता तो कहीं से भी ढूंढ के इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपने कई बार इसे पढ़ा होगा जब अगर आपने आईटी की थ्योरी पढ़ी है। ये जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पर। बेबिट्स मोस्टली वाइडली यूज्ड बीयरिंग मटेरियल आर। बेबिट की सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री कौन सी है? तो आपके दो प्रकार के बेबिट मेटल होते हैं, एक टिन बेस्ड होता है, लेड बेस्ड होता है। तो बीयरिंग में हम दोनों बेबिट मेटल का यूज करते हैं, टिन बेस्ड भी और लेड बेस्ड भी। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 आपकी स्क्रीन पर है। विच टाइप ऑफ बीयरिंग हैज़ द प्रोविजन फॉर बियर एडजस्टमेंट्स। किस प्रकार की बीयरिंग में बियर एडजस्टमेंट होता है, यानी कि सेल्फ अलाइनिंग हम कर सकते हैं? तो आपकी यहाँ पर मिल जाती है, सी मिल जाता है आपको ऑप्शन में, सेल्फ अलाइनिंग बुश बीयरिंग। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी दोस्तों में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रेक्टिफाई डैमेज्ड और रस्टेड थ्रेड। डैमेज और रस्टेड थ्रेड को हम किससे रेक्टिफाई कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं? तो आपके लिए पता हो कि डाइनट जो होता है हमारा, उससे हम थ्रेड को सही कर सकते हैं, ना कि बना सकते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सी बना, डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा डाइनट। सी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपकी स्क्रीन पर। What type of thread are suitable for small precision component at measuring gauges? किस प्रकार के छोटे सटीक घटकों और मापने वाले गेज के लिए उपयुक्त है? तो जो हमारी थ्रेड जो होती है वो कई प्रकार की होती हैं। एक में थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, नक्कल थ्रेड, बीए थ्रेड, बीएसएफ थ्रेड, बीएसडब्ल्यू थ्रेड। तो यहाँ पर छोटे कंपोनेंट यहाँ पर बोला गया किस प्रकार के थ्रेड का छोटे सटीक प्रिसीजन और छोटे कंपोनेंट में यूज करते हैं। जो हमारे बीए थ्रेड जो होती है, ब्रिटिश एसोसिएशन जिसका फुल फॉर्म होता है, उसका प्रयोग हम छोटे प्रिसीजन कंपोनेंट में यूज करते हैं। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो बीए थ्रेड होती है वो लगभग 6 mm व्यास तक के कंपोनेंट में हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपके स्क्रीन पर है। अ गिवन कंपोनेंट क्रैक्ड आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन। हीट ट्रीटमेंट के बाद एक दिया गया घटक टूट गया, संभावित कारण क्या हो सकता है? देखिए हीट ट्रीटमेंट से लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो हीट ट्रीटमेंट भैया एक चैप्टर है, बहुत अच्छे से आप कवर कर लीजिए। उसके लिए यहाँ पर संभावित कारण मैं आपके लिए बता देता हूँ। ऑप्शन मिल जाएंगे आपके लिए। इट वाज हीटेड फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम तक आपने हीट कर दिया है। इट वाज नॉट प्रॉपरली क्लीन्ड बिफोर हीटिंग, से पहले उसको अच्छे से साफ नहीं किया गया है। इट वाज सडनली, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा, इट वाज सडनली कूल्ड इन ब्राइन में जल्दी से उसे अचानक से वहाँ पर ठंडा कर दिया है। और डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, इट वाज स्लोली कूल्ड इन एयर में धीरे धीरे वहाँ पर ठंडा किया गया है। अगर हम धीरे धीरे ठंडा करें तो हमारा जो मेटल है वो वहाँ पर डिस्टोर्ट, यहाँ पर क्या होगा, क्रैक होगा। क्रैक नहीं होता जब हम मेटल को गर्म करके सडनली, यानी कि अचानक से ब्राइन घोल में, जो कि नमक और पानी का घोल होता है, उसमें अगर हम ठंडा करते हैं तो नमक और पानी घोल, जिसे हम ब्राइन घोल कहते हैं, उसमें क्या ठंडा करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और उसमें अचानक से कर देंगे तो हमारे जो धातु क्रैक हो जाएगी। तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपकी स्क्रीन पर है, जो कि टेक्निकल का पोर्शन हमारा पूरा होता है। नेक्स्ट जो मैं पार्ट लेके आऊँगा, पार्ट 3 रहेगा, उसमें मैं नॉन टेक्निकल के 50 क्वेश्चन को यानी कि वहाँ पर सॉल्व करा दूंगा। आप 50 क्वेश्चन वहाँ, उसमें आपकी इंग्लिश भी इंक्लूड रहेगी, जीके भी रहेगी, और उसमें आपका मैथ भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको पार्ट 3 पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना होगा, तभी मैं पार्ट 3 आपके लिए लेके आऊँगा। कम से कम इसमें 100 लाइक होने चाहिए, कम से कम इसमें 1000 प्लस व्यूज
होनी चाहिए। तो कम से कम टारगेट रखा है इसमें 2000-3000 व्यूज आएंगे, तो मैं 100 लाइक कम से कम होना चाहिए, तो मैं आपके लिए पार्ट 3 लेके आ जाऊँगा। 100 नंबर क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट व्हेन कार्बन इज डिजोल्व टू फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन इट इज नोन एज। ऊष्मा उपचार के दौरान अब आपको 100 लाइक और व्यूज कैसे बढ़ाना है आप सभी दोस्तों को शेयर करिएगा, तब आप पार्ट 3 पाने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊष्मा उपचार के दौरान जब कार्बन को घोलकर ठोस घोल बनाया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, ऑस्टेनाइट कहते हैं। ठीक है, ऑस्टेनाइट कहते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट में कार्बन के सॉलिड में, यहाँ पर कार्बन के सॉलिड को हम जब डिजोल्व करते हैं तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है हमारा ऑस्टेनाइट। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए बताने वाला था कि किन किन टॉपिक से यहाँ पर DRDO ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसके बाद मैं आपके लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप सुनिएगा ध्यान से, देखिए आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं जिसे हम रखते हैं 1 नंबर पर, वो आपके हीट ट्रीटमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं DRDO में। इस क्वेश्चन के अनुसार, और लगभग सभी क्वेश्चन में सभी डिपार्टमेंट हीट ट्रीटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर आपके मेटल प्रॉपर्टी से भी कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेटल प्रॉपर्टी दूसरे नंबर पर आप रखिए। तीसरे नंबर पर यहाँ पर हम देखते हैं कि तीसरे नंबर पर देखिए यहाँ पर वेल्डिंग से क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, वेल्डिंग ले लीजिए। चौथे नंबर पे यहाँ पर ले लीजिए आप लेथ मशीन, लेथ से भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर बने हैं। इसके बाद आप पावर ट्रांसमिशन पे आ जाइए, पावर ट्रांसमिशन से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर लिमिट फिट टॉलरेंस पे आ जाइए, लिमिट फिट टॉलरेंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आप आ जाइए जैसे कि ड्राइंग से भी काफ़ी नहीं 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है, तो ड्राइंग को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि थ्योरी का अलग, इसलिए मैंने इंक्लूड किया आपको डीपली पढ़ने के लिए। यहाँ पर एक टॉपिक बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से, आप पढ़िएगा। यहाँ पर आप देख लीजिएगा ड्राइंग कितने आपके चैप्टर होगा, 6-7 क्वेश्चन होगा। और मैं आपके लिए यहाँ पर बताऊँ तो आपने यहाँ पर देखा कि शीट मेटल से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। शीट मेटल भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और जो हीट ट्रीटमेंट में आ जाएगा, सोल्डरिंग आपका हो गया, ब्रिजिंग आपका हो गया, वो आपका आ जाएगा। और एक मैं आपके लिए यहाँ पर बताऊँ मार्किंग टूल एंड मेजरिंग टूल, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप 2 चैप्टर मार्किंग एंड मेजरिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनसे क्वेश्चन, मेजरिंग टूल एंड मार्किंग टूल, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक थे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पूछे जाते हैं। सो इन टॉपिक्स को 10 से 12 टॉपिक्स हैं थ्योरी के, कवर कर लीजिएगा, डीपली पढ़ लीजिए। तो आशा है कि आप सेप्टेम्बर 10 के DRDO सेप्टेम्बर 10 की रिक्रूटमेंट है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी हम आपके लिए तैयारी रेगुलर करा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और आपको भी थोड़ी सी मेहनत करके हमको सपोर्ट करना होगा, ताकि हम आपके लिए रेगुलर ऐसे मेहनत करते रहें और आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो में।